नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये टॉपिक सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ नया और अलग सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं। ऐसा क्या हो गया था कि पूरी दुनिया को एक साथ आकर यह तय करना पड़ा कि हमें एक संयुक्त राष्ट्र चाहिए? इसका मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का सबसे बड़ा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। अच्छा। दुनिया ने विनाशकारी युद्ध देखे थे और उन युद्धों के बाद ये महसूस किया गया कि हमें एक ऐसा मंच चाहिए जो देशों को आपस में लड़ने से रोके। तो मतलब मुख्य काम युद्ध रोकना था। जी बिल्कुल। इसके तहत जो भी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा हैं, उन्हें रोकना इसका मुख्य काम है। और अगर दो देशों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है तो उसे युद्ध की बजाय शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाना भी इसी की जिम्मेदारी है। समझ गया। यानी इसका सीधा सा काम है शांति बनाए रखना, झगड़ों को बातचीत से सुलझाना ताकि युद्ध जैसी स्थिति दोबारा ना बने। तो मैम, आधिकारिक तौर पर इस संगठन ने अपना काम कब शुरू किया? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आधिकारिक तौर पर 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945। हाँ, ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, जो कि एक तरह से इस संगठन का संविधान है, लागू हुआ था। ये तारीख तो हम सभी को बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। जब हम 1945 की बात करते हैं तो उस समय सदस्य देशों की संख्या काफी कम थी, लेकिन आज के समय में वर्तमान में इसमें कुल 193 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। 193 देश? जी, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत विशाल है। और क्या आपको पता है कि ये जो 193वां सदस्य है, ये कौन सा देश है? 193वां सदस्य, ये तो आप भी बताइए मैम। वर्ष 2011 में एक नया देश बना था, दक्षिण सूडान। अच्छा, साउदर्न सूडान। हाँ, दक्षिण सूडान। और अपनी स्वतंत्रता के तुरंत बाद 2011 में ही ये संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य बन गया था। अब क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस पूरे सफर में भारत की क्या भूमिका रही है। क्या भारत बाद में जाकर इसका हिस्सा बना है? आप ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। भारत ने संगठन के बनने का इंतजार नहीं किया, बल्कि भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। संस्थापक सदस्य मतलब फाउंडिंग मेंबर? बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब इस संगठन की रूपरेखा तैयार हो रही थी, तब भारत वहां मौजूद था। 26 जून 1945 को भारत ने अन्य 50 देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। एक मिनट, 26 जून 1945? लेकिन भारत तो 1947 में आजाद हुआ था। मतलब आजादी से पहले ही हमने हस्ताक्षर कर दिए थे? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ब्रिटिश शासन के अधीन होते हुए भी भारत को एक अलग इकाई के रूप में वहां प्रतिनिधित्व मिला था। ये बहुत दिलचस्प है। 26 जून को चार्टर पर हस्ताक्षर हुए और फिर जब संसदों द्वारा उसकी पुष्टि की जाने लगी तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया। तो भारत की सदस्यता की तारीख 30 अक्टूबर 1945 मानी जाती है? जी हाँ। बहुत ही स्पष्ट है। अच्छा मैम, अगर हम इस संगठन के भौतिक ढांचे की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है और क्या इसका कोई अपना ध्वज या झंडा भी है? हाँ, बिल्कुल है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और अगर और भी गहराई में जाएं तो ये न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर एक बहुत ही विशाल इमारत में है। मैनहट्टन द्वीप? हाँ, और जहाँ तक इसके ध्वज की बात है तो संयुक्त राष्ट्र का ध्वज हल्के नीले रंग का है। इस हल्के नीले बैकग्राउंड पर बिल्कुल बीच में सफेद रंग से संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। ये सफेद प्रतीक चिन्ह कैसा दिखता है? इसमें क्या क्या शामिल है? इस प्रतीक में 2 जैतून की शाखाएं हैं, जिन्हें ऑलिव ब्रांचेस कहते हैं, जो नीचे से जुड़ी हुई है और ऊपर की ओर खुली हुई है। और उन दोनों शाखाओं के बिल्कुल बीच में विश्व का मानचित्र यानी दुनिया का नक्शा बना हुआ है। जैतून की शाखाएं ही क्यों? इसके पीछे कोई खास वजह है क्या? बहुत बड़ी वजह है। प्राचीन काल से ही, विशेषकर यूनानी संस्कृति में, जैतून की शाखाओं को शांति का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, शांति का प्रतीक। जी, तो ये ध्वज पूरी दुनिया को ये संदेश देता है कि यूएन का काम पूरी दुनिया को शांति के घेरे में सुरक्षित रखना है। हल्का नीला ध्वज, सफेद प्रतीक और शांति दर्शाती जैतून की शाखाएं, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। अब एक व्यावहारिक सवाल मेरे दिमाग में आता है। जब 193 देश
एक ही जगह पर काम करते हैं, तो वो आपस में बात कैसे करते हैं? हर देश की अपनी अलग भाषा है, तो यूएन का कामकाज किस भाषा में होता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। संयुक्त राष्ट्र की संचालन भाषाएं, यानी जिनमें दिन प्रतिदिन का मुख्य कामकाज और कम्युनिकेशन होता है, वे केवल दो है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। केवल 2 संचालन भाषाएं, लेकिन दुनिया में तो इतनी सारी भाषाएं हैं। क्या बाकी देशों को अनुवाद नहीं मिलते? मिलते हैं, और इसीलिए हमें संचालन भाषाओं और आधिकारिक भाषाओं के बीच का अंतर समझना होगा। काम भले ही मुख्य रूप से अंग्रेजी और फ्रेंच में होता हो, लेकिन कुल मिलाकर 6 भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। अच्छा, 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। वो कौन-कौन सी हैं? ये 6 भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश। बैठकों में इन 6 भाषाओं में एक साथ अनुवाद की सुविधा उपलब्ध होती है। यानी अगर कोई चीनी प्रतिनिधि बोल रहा है, तो स्पेनिश प्रतिनिधि को वो बात तुरंत अनुवाद होकर सुनाई देगी। एकदम सही। और यहाँ भाषा के विषय पर मेरे पास हमारे टॉपिक का एक और बहुत ही शानदार एक्स्ट्रा फैक्ट है। जी बताइए। जब 1945 में स्थापना हुई थी, तब ये 6 भाषाएं स्वीकृत नहीं थी। शुरुआत में केवल 4 भाषाएं ही थीं, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी। तो स्पेनिश और अरबी बाद में आई? जी, विशेष रूप से अरबी भाषा को काफी बाद में, वर्ष 1973 में आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया था। 1973 में अरबी भाषा को जोड़ा गया। ये एक अच्छा सवाल बन सकता है। क्या आगे भविष्य में और भी भाषाएं जुड़ने की संभावना है? बिल्कुल संभावना है। वर्तमान में कुछ नई भाषाओं का भी प्रस्ताव रखा गया है। भारत के नजरिए से ये जानना बहुत जरूरी है कि इन प्रस्तावित नई भाषाओं में बंगाली, हिंदी, पुर्तगाली और तुर्की भाषाएं शामिल हैं। अरे वाह! हाँ, हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए भारत सरकार लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रही है। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी है कि हिंदी और बंगाली को भी प्रस्तावित किया गया है। चलिए मैम, अब भाषाओं से आगे बढ़ते हैं। इस पूरे संगठन का मुखिया कौन होता है? जैसे देश में प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे यूएन का प्रमुख कौन है? संगठन के सबसे प्रमुख अधिकारी को महासचिव कहा जाता है। आप इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा राजनयिक कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव बनने का गौरव नॉर्वे के त्रिग्वेली को प्राप्त हुआ था। त्रिग्वेली, नॉर्वे से? जी। और अगर हम आज के समय की बात करें तो अभी एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। वो पुर्तगाल के रहने वाले हैं और वहां के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। प्रथम त्रिग्वेली और वर्तमान एंटोनियो गुटेरेस, नाम और देश दोनों याद रखने होंगे। अब मुझे इस विशाल संगठन के अंदरूनी ढांचे को समझना है। इसके कौन-कौन से मुख्य अंग हैं? इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को 6 मुख्य अंगों में बांटा गया है। इनके नाम हैं: पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, पांचवां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा सचिवालय। 6 मुख्य अंग। क्या ये सभी उसी न्यूयॉर्क वाले मुख्यालय में काम करते हैं? यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपवाद है, जो एग्जाम्स का सबसे पसंदीदा सवाल होता है। अच्छा, वो क्या है? 6 में से 5 अंग तो न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अमेरिका में नहीं, बल्कि यूरोप में नीदरलैंड के शहर द हेग में स्थित है। ये तो वाकई एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। चलिए अब एक एक करके इन अंगों को समझते हैं। सबसे पहले महासभा की बात करते हैं। ये क्या है? महासभा को आप दुनिया की लघु संसद कह सकते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यहाँ सभी को अपनी बात रखने का समान अधिकार है। तो इस लघु संसद का अध्यक्ष कौन होता है और वो कैसे चुना जाता है? महासभा अपना एक अध्यक्ष चुनती है, जो हर साल केवल 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कैमरून देश के फिलेमोन यांग हैं। फिलेमोन यांग 79वें अध्यक्ष। जी। और कार्यवाही में सहायता के लिए 21 उपाध्यक्षों का भी चुनाव किया जाता है, अलग अलग महाद्वीपों से। 1 साल का कार्यकाल, 1 अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष। और इस महासभा में फैसले कैसे लिए जाते हैं? मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सामान्य मुद्दों पर साधारण बहुमत, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण निर्णयों से आपका क्या मतलब है? जैसे कि विश्व में शांति बनाए रखने से जुड़े सुझाव देना,
किसी नए देश को सदस्यता देना या यूएन का पूरा बजट पारित करना, इन पर 2/3 देशों की सहमति अनिवार्य होती है। समझ गया, 2/3 बहुमत मतलब एक बड़ा समर्थन। अब महासभा के बाद जो दूसरा सबसे चर्चित अंग है, सुरक्षा परिषद, उसके बारे में बताइए। ये इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? सुरक्षा परिषद असल में संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यकारी अंग है। अगर महासभा संसद है तो सुरक्षा परिषद वो कैबिनेट है जो कड़े फैसले लेती है। दुनिया भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। और इसी भारी जिम्मेदारी के कारण इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन। तो इस पुलिस की टीम में कितने सदस्य होते हैं? त्वरित फैसले लेने के लिए सुरक्षा परिषद में केवल 15 सदस्य होते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। इन 15 में से 5 देश स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। ये 5 वीटो पावर वाले देश कौन से हैं? ये 5 देश हैं चीन, रूस, फ्रांस, यूके और यूएसए। बाकी बचे 10 सदस्य अस्थायी होते हैं जिन्हें महासभा द्वारा हर 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। यानी 5 देश हमेशा के लिए बैठे हैं और 10 हर 2 साल में बदलते हैं। मैम, ये वीटो पावर आखिर क्या है? वीटो पावर को आप एक सुपर ब्रेक मान सकते हैं। वीटो का मतलब होता है मैं मना करती हूँ। नियम यह है कि किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पास करने के लिए 15 में से कम 9 सदस्यों की सहमति चाहिए, लेकिन उन 9 में वो 5 स्थायी सदस्य शामिल होने चाहिए। अच्छा। अगर इन 5 में से कोई एक देश भी वीटो का इस्तेमाल कर दे तो भले ही बाकी 14 देश पक्ष में हो, प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही शक्तिशाली अधिकार हैं। बिल्कुल। क्या आप जानते हैं कि इस वीटो पावर का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? वीटो का सबसे पहला प्रयोग अमेरिका ने वर्ष 1970 के दशक में किया था। अमेरिका ने सबसे पहले वीटो किया था। और सबसे ज्यादा बार किसने इस्तेमाल किया है? सबसे अधिक बार वीटो प्रयोग करने वाला देश रूस है। रूस ने इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा बार किया है। पहला अमेरिका और सबसे ज्यादा रूस। मैम, इसी से जुड़ा एक नाम मैं अक्सर सुनता हूं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। क्या ये भी सुरक्षा परिषद के अधीन आती है? नहीं, छात्रों को अक्सर यहाँ कंफ्यूजन होता है। मानवाधिकार परिषद सुरक्षा परिषद का हिस्सा नहीं है। इसका गठन वर्ष 2006 में सीधे महासभा द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष सिद्धार्थो रेजा सूर्योदीपुरो हैं। जिनेवा में मुख्यालय और सिद्धार्थो रेजा सूर्योदीपुरो अध्यक्ष। जी, हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में भी जानकारी होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष वी राम सुब्रमण्यन है। यह तथ्य भी आपको याद होना चाहिए। वी राम सुब्रमण्यन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। बहुत बढ़िया। अब हम तीसरे मुख्य अंग की तरफ बढ़ते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे इकोसॉक भी कहा जाता है। इसका काम क्या है? इससे आप विकास का इंजन कह सकते हैं। सुरक्षा परिषद का काम है युद्ध रोकना, लेकिन सच्ची शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक गरीबी, भुखमरी और बीमारियां रहेंगी। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इन्हीं मुद्दों पर काम करती है। तो इस परिषद में कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल 54 सदस्य देश होते हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 54 सदस्य और 3 साल का कार्यकाल। ये लोग बैठकें कब करते हैं? प्रत्येक वर्ष इसकी 2 मुख्य बैठकें होती हैं। पहली अप्रैल में न्यूयॉर्क में और दूसरी जुलाई में जिनेवा में। वर्तमान में इसके 80वें अध्यक्ष बॉब राय हैं। एक बात बताइए, दुनिया से गरीबी मिटाना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना, ये काम सिर्फ 54 देश मिलकर कैसे कर सकते हैं? इकोसॉक खुद सारा काम नहीं करती, बल्कि ये एक छाते की तरह काम करती है जिसके नीचे दुनिया की कई बड़ी संस्थाएं काम करती हैं। विश्व बैंक, यूनिसेफ, ये सभी विशेष संस्थाएं अपना काम करती हैं, लेकिन उनके बीच समन्वय स्थापित करने का काम यही इकोसॉक करती है। मतलब WHO और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं इसी के नीचे काम करती हैं। बहुत प्रभावशाली नेटवर्क है। अब आते हैं चौथे अंक पर, न्यास परिषद। यहाँ न्यास या ट्रस्ट का क्या मतलब है? न्यास परिषद का इतिहास बहुत दिलचस्प है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई ऐसे छोटे देश थे जो आज़ाद तो हो रहे थे, लेकिन अपना शासन खुद नहीं चला सकते थे। ऐसे में यूएन ने एक अभिभावक की भूमिका निभाई। तो एक केयरटेकर का काम किया? बिल्कुल। शुरुआत में ये भार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका को सौंपा गया था ताकि वो उन कमजोर क्षेत्रों का प्रबंधन कर सके जब तक कि वो खुद शासन चलाने लायक न हो जाएं। क्या ये न्यास परिषद आज भी काम कर रही है?
नहीं, न्यास परिषद संयुक्त राष्ट्र का इकलौता ऐसा अंग है जो आज एक निष्क्रिय अंग बन चुका है। निष्क्रिय? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने अपना लक्ष्य 100% पूरा कर लिया। सन 1994 में प्रशांत महासागर का एक छोटा सा द्वीप पलाऊ स्वतंत्र हुआ। पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही न्यास परिषद के कार्य पूरी तरह से खत्म हो गए। 1994 में पलाऊ की स्वतंत्रता के साथ इसका काम खत्म हो गया। ये बताता है कि यूएन ने कुछ मोर्चों पर पूरी सफलता भी पाई है। अब 5वें अंक की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी शुरुआत कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून 1945 में हो गई थी, लेकिन इसने अपना कामकाज अप्रैल 1946 में शुरू किया। और जैसा हमने पहले बताया, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। इस अदालत की कोई अपनी रूल बुक है क्या? जी हाँ, इसकी अपनी एक संविधि है जिसमें कुल 5 अध्याय हैं। इन्हीं के तहत देशों के बीच के विवादों को सुलझाया जाता है। और इसमें कुल कितने जज बैठते हैं? इस न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। हर एक न्यायाधीश की नियुक्ति 9 वर्ष के लंबे कार्यकाल के लिए होती है, ताकि वो बिना किसी दबाव के निष्पक्ष फैसले सुना सकें। और एक सख्त नियम ये भी है कि एक ही देश के 2 न्यायाधीश एक साथ काम नहीं कर सकते। 15 जज, 9 साल का कार्यकाल। और अगर कोई फैसला लेना हो तो क्या सभी 15 जजों का होना जरूरी है? नहीं, इसके लिए एक कोरम तय की गई है। न्यायालय की कोरम संख्या 9 होती है, यानी कार्यवाही के लिए कम से कम 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति अनिवार्य है। मैम, क्या इस वैश्विक अदालत में भारत के नजरिए से कोई जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए? बिल्कुल है, और ये हमारा एक बहुत ही गौरवशाली एक्स्ट्रा फैक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश होने का गौरव बेनेगल रामाराव जी को प्राप्त है, और प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनने का सम्मान नागेंद्र सिंह जी को मिला था। बेनेगल रामाराव जी और नागेंद्र सिंह जी, क्या वर्तमान में भी कोई भारतीय जज वहां हैं? जी हाँ, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश के रूप में दलवीर भंडारी जी कार्यरत हैं। उनका जो दूसरा कार्यकाल चल रहा है वो वर्ष 2018 से शुरू हुआ था और 2027 तक चलेगा। भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। अब हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, छठा अंग, सचिवालय। ये क्या काम करता है? सचिवालय को आप संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक विभाग कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, फाइलों का रखरखाव, बैठकों का आयोजन, उनको यही निपटाता है। तो इस सचिवालय का हेड कौन होता है? सचिवालय का प्रमुख वही व्यक्ति होता है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, महासचिव। महासचिव ही इस पूरे संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस ही सचिवालय के शीर्ष पर हैं। इनकी नियुक्ति कैसे होती है और कार्यकाल कितना होता है? महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के अवधि के लिए की जाती है। इनकी नियुक्ति अंतिम रूप से महासभा द्वारा की जाती है, लेकिन इसके लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश होना अनिवार्य है। 5 साल का कार्यकाल। महासचिव का पद बहुत ही जिम्मेदारी और खतरों से भरा भी होता होगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। महासचिव का काम सिर्फ ऑफिस में बैठना नहीं है, बल्कि खतरनाक विवादों के बीच जाकर शांति का रास्ता निकालना भी है। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में एक बहुत ही दुखद घटना दर्ज है। डैग हैमरसोल्ड स्वीडन के रहने वाले थे और दूसरे महासचिव थे। वर्ष 1961 में वो अफ्रीका के कॉन्गो में एक शांति मिशन पर जा रहे थे। रास्ते में रहस्यमयी परिस्थितियों में उनके विमान का एक्सीडेंट हो गया। ओह! डैग हैमरसोल्ड संयुक्त राष्ट्र के इतिहास के इकलौते से महासचिव हैं जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान एक हवाई दुर्घटना में हो गया था। ये तथ्य याद दिलाता है कि विश्व शांति की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब संयुक्त राष्ट्र की कुछ विशेष एजेंसियों की बात करते हैं, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत लंबी सूची रखी हुई है। इस सूची का अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो सबसे दिलचस्प तथ्य ये निकल कर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसे हम ITU के नाम से भी जानते हैं, ITU, हाँ, ये इस पूरी सूची में सबसे पुराना संगठन है। इसकी स्थापना 1865 में जिनेवा में हुई थी। 1865, यानी ये तो संयुक्त राष्ट्र के बनने से लगभग 80 साल पहले की बात है। उस समय जिनेवा में इस अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की जरूरत क्यों पड़ी होगी? उस दौर के बारे में थोड़ा सोचिए। दुनिया भर में टेलीग्राफ का तेजी से विस्तार हो रहा था। संदेश एक देश से दूसरे देश की सीमाओं को पार कर रहे थे। तो बिना नियमों के तो बहुत अव्यवस्था फैल जाती। बिल्कुल, ऐसे में कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों की सख्त जरूरत थी ताकि संचार व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।
इसी तरह इसके कुछ ही साल बाद की एक और प्रविष्टि सूची में है। 1874 में सार्वभौम डाक संघ यानी यूपीयू की स्थापना हुई। यूपीयू, और इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में स्थापित किया गया। अच्छा, तो जैसे टेलीग्राफ के लिए नियम चाहिए थे, वैसे ही एक देश से दूसरे देश में चिट्ठी भेजने के लिए भी एक समान प्रणाली की जरूरत पड़ी होगी। एकदम सही पकड़ा आपने। इसीलिए सार्वभौम डाक संघ 1874 में अस्तित्व में आया। हाँ, और इसी कड़ी में एक तीसरा नाम भी आता है जो संयुक्त राष्ट्र से काफी पुराना है। सूची में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का नाम दर्ज होगा। ILO इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ही रखा गया था। जी, पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद दुनिया भर में मजदूरों और कामगारों के अधिकारों को लेकर एक वैश्विक सहमति बनाने की कोशिश हो रही थी। और इसीलिए 1919 में ILO बना। लेकिन फिर ये संयुक्त राष्ट्र की सूची में कैसे आ गए? बाद में जब संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ तो इन तीनों पुरानी और स्थापित संस्थाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों के ढांचे में सीधे तौर पर शामिल कर लिया गया। अब ये बात स्पष्ट हो रही है। मतलब ये वो शुरुआती संस्थाएं थीं जिन्होंने वैश्विक सहयोग की नींव रखी थी। बिल्कुल। 1865 का अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, 1874 का सार्वभौम डाक संघ और 1919 का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इन्होंने साबित किया कि देश आपस में मिलकर काम कर सकते हैं। सही कहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1944 और 1945 के वर्षों में अचानक से कई सारे संगठनों की स्थापना हुई है। 1944 में दो बहुत बड़े संगठनों के नाम दर्ज हैं। कौन से? पहला है विश्व बैंक और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। जी। और इन दोनों के ही आगे मुख्यालय के रूप में अमेरिका के वॉशिंगटन DC का नाम लिखा है। अब उसके पीछे का तर्क समझिए। युद्ध के बाद तबाह हो चुके देशों के पुनर्निर्माण के लिए भारी कर्ज की जरूरत थी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नए वित्तीय ढांचे की आवश्यकता थी। वॉशिंगटन DC को वित्तीय सहयोग और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने की इस जिम्मेदारी का वैश्विक हब बना दिया गया। अच्छा, इसीलिए दोनों वही हैं। हाँ, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों का जन्म 1944 में इसी उद्देश्य के साथ वॉशिंगटन DC में हुआ। तो अगर परीक्षा में या कहीं भी वित्त, कर्ज या वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े इन दोनों बड़े संस्थानों की बात आए तो हमारा दिमाग सीधे वॉशिंगटन DC की तरफ जाना चाहिए। एकदम सही। 1944 विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों वॉशिंगटन DC में। 1944 में ही एक और संगठन की स्थापना दिख रही है जो वित्त या पैसे से जुड़ा हुआ नहीं लगता। वो कौन सा है? ये है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, जिसे ICAO भी कहते हैं। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में बताया गया है। युद्ध के दौरान एक और चीज हुई थी जिस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या? विमानन तकनीक, यानी हवाई जहाजों के निर्माण और उड़ान की तकनीक में बहुत तेजी से विकास हुआ था। हाँ, युद्ध में जहाजों का बहुत इस्तेमाल हुआ था। बिल्कुल। और जब युद्ध खत्म होने लगा तो नागरिक उड्डयन यानी आम लोगों की हवाई यात्राओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय आसमान को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की जरूरत थी। हवा में उड़ने के नियम तय करने थे, है ना? हाँ, इसीलिए 1944 में ही मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना की गई। ये भी उसी पुनर्निर्माण के दौर का हिस्सा था, पैसा और यातायात। लेकिन जब दुनिया वित्तीय और ढांचागत रूप से खड़ी हो रही थी तो समाज के दूसरे हिस्सों का क्या? बहुत अच्छा सवाल है। सूची में आगे देखिए। यहाँ सूची में ठीक अगले साल यानी 1945 में यूनेस्को का नाम है। इसका पूरा काम शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से जुड़ा है और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अब आप खुद सोचिए, पेरिस ही क्यों? पेरिस तो वैसे ही कला और संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बिल्कुल। पेरिस को हमेशा से ही कला, संस्कृति, शिक्षा और बौद्धिक विमर्श का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक केंद्र माना जाता रहा है। तो ये जगह एकदम सटीक थी। हाँ, जब दुनिया को युद्ध के बाद सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की जरूरत पड़ी तो 1945 में यूनेस्को के मुख्यालय के लिए पेरिस का चुनाव स्वाभाविक था। जब हम शहर की ऐतिहासिक पहचान को उस संगठन के मुख्य उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं तो सूची को याद रखना सच में बहुत ही आसान हो जाता है। यही तो हमारा लक्ष्य है। वॉशिंगटन DC पैसे और अर्थव्यवस्था के लिए, मॉन्ट्रियल नागरिक उड्डयन के लिए और पेरिस शिक्षा और संस्कृति के लिए। ये तरीका वाकई काम कर रहा है। बहुत अच्छे।
अब अगर मैं इस पूरी सूची पर एक सरसरी नजर डालूं तो एक शहर का नाम पन्नों पर बार बार आ रहा है। कौन सा शहर? वो शहर स्विट्जरलैंड का जेनेवा। हमने शुरुआत में भी देखा था कि 1865 का अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जेनेवा में है और 1919 का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी जेनेवा में ही है। हाँ, वो दोनों सबसे पुराने। लेकिन सूची में इसके अलावा भी जेनेवा के कई नाम भरे पड़े हैं। जेनेवा इस पूरी सूची का सबसे बड़ा केंद्र है। इस डेटा का अगर हम बारीकी से विश्लेषण करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अतिरिक्त तथ्य ये सामने आता है कि इस पूरी सूची में जेनेवा में सबसे ज्यादा एजेंसियों के मुख्यालय स्थित हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा? जी। चलिए जेनेवा में स्थित बाकी एजेंसियों को एक साथ देखते हैं ताकि वे एक समूह के रूप में याद रहें। ठीक है, मैं सूची में जेनेवा वाले नाम ढूंढती हूँ। यहाँ 1948 में बना विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। हाँ, और स्वास्थ्य के बाद अगर हम पर्यावरण और मौसम की बात करें तो सूची में आगे 1950 में स्थापित विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का नाम है। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में ही है। उसी साल मतलब 1950 की एक और प्रविष्टि यहाँ जेनेवा के नाम से है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR। दुनिया भर में विस्थापित हुए लोगों की मदद करने वाली इतनी बड़ी संस्था भी जेनेवा में ही है। बिल्कुल। और इसके बाद अगर हम तकनीकी और बौद्धिक अधिकारों की बात करें तो 1967 में स्थापित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO का नाम सूची में आता है। WIPO? हाँ, इसका मुख्यालय भी जेनेवा में ही रखा गया है। और जेनेवा वाले इस बड़े से समूह में जो सबसे नया नाम मुझे दिख रहा है वो है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। इसकी स्थापना तो काफी बाद में 1995 में हुई है और इसका मुख्यालय भी जेनेवा में ही है। अब इस सूची में यूरोप के कुछ और शहर दिख रहे हैं। क्या हम इन बचे हुए संगठनों को भी किसी खास विषय या थीम के आधार पर छांट सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। सूची में यूरोप के 2 बड़े शहर अपने खास विषयों के लिए बहुत स्पष्ट रूप से जाने जाते हैं, वियना और रोम। वियना और रोम। सबसे पहले ऑस्ट्रिया के शहर वियना की बात करते हैं। अगर हम सूची में वियना में स्थित संगठनों के नाम और उनके काम को देखें तो एक बहुत ही साफ थीम उभर कर सामने आती है। क्या थीम है? वियना मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा और औद्योगिक विकास का केंद्र बनकर उभरा है। एक मिनट, मैं वियना वाले संगठनों को सूची में खोजती हूँ। हाँ, यहाँ सबसे पहला नाम है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी IAEA। इसके आगे स्थापना वर्ष 1957 लिखा है और शहर है वियना। 1957 का वो दौर था जब दुनिया परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की दिशा में कदम बढ़ा रही थी। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और सहयोग संस्था की जरूरत थी और इसकी नींव वियना में रखी गई। जी। इसके बाद सूची में वियना के आगे एक और नाम है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी UNIDO। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और तकनीकी मदद के लिए ये संगठन बना। और इसके बाद वियना के इसी समूह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है जो परमाणु थीम को ही आगे बढ़ाता है। हाँ, यहाँ नीचे 1996 का एक संगठन है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन यानी CTPTO, जो दुनिया भर में परमाणु परीक्षणों को रोकने के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय भी वियना में ही स्थापित किया गया है। तो वियना का पैटर्न बिल्कुल साफ है। 1957 का IAEA, 1966 का UNIDO और 1996 का CTBTO। जब भी परमाणु मामलों या भारी औद्योगिक विकास की बात आए तो ये समूह वियना की ओर इशारा करता है। ये तो बहुत ही तार्किक तरीके से याद हो गया। हाँ। अब आपने इटली के शहर रोम का भी जिक्र किया था। मैं सूची में रोम का नाम खोजती हूँ। देखिए, यहाँ मुझे रोम के आगे 2 संगठन दिखाई दे रहे हैं। पहला है 1945 में स्थापित खाद्य व कृषि संगठन यानी FAO और दूसरा है 1977 में बना अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी IFAD। दोनों में ही कृषि शब्द आ रहा है। रोम पूरी तरह से कृषि और भोजन के विषय को समर्पित है। जब दुनिया को युद्ध के बाद भुखमरी से बचाना था और खेती के तरीके सुधारने थे, तब 1945 में खाद्य व कृषि संगठन की स्थापना की गई और उसका मुख्यालय रोम में बनाया गया। बिल्कुल। और बाद में
विकासशील देशों में कृषि परियोजनाओं को वित्तीय मदद देने के लिए 1977 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष भी रोम में ही स्थापित हुआ। तो रोम का पैटर्न है भोजन और कृषि, एकदम सही। वॉशिंगटन डीसी पैसे के लिए, पेरिस संस्कृति के लिए, जनेवा स्वास्थ्य, व्यापार और मौसम जैसे कई मुद्दों के लिए, वियना परमाणु और उद्योग के लिए, और रोम कृषि और भोजन के लिए। इस तरह से विषयों को शहरों के साथ जोड़कर देखने पर यह पूरी सूची जो पहले एक पहेली लग रही थी, अब काफी सुलझ गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में लिखा हुआ है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW ये सूची के सबसे नए संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में है। हेग शहर अंतर्राष्ट्रीय न्याय, कानून और शांति संधियों का एक बहुत ही पुराना और जाना माना केंद्र रहा है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी तो वही है ना। सही कहा। इसलिए जब दुनिया ने रासायनिक हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने जैसी एक बेहद गंभीर और कानूनी रूप से जटिल जिम्मेदारी उठाई, तो इस संगठन के लिए हेग से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी। अब विश्व के कुछ प्रमुख संगठन की बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO बहुत प्रमुख है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। हाँ, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। जी, जेनेवा में। और आज इसके 166 सदस्य हैं। हाल ही में कोमोरोस इसका 165वां और तिमोर लेस्ते 166वां सदस्य बना है। और इसकी जो अध्यक्ष हैं वो नाइजीरिया की डॉक्टर नागोजी ओकोंजो-इवेला हैं। पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि 1995 से पहले क्या था? व्यापार तो तब भी होता था ना? बहुत अच्छा सवाल है। WTO एकदम से शून्य से पैदा नहीं हुआ था। इससे पहले 1948 में बना एक समझौता था जिसे GATT कहते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। एकदम सही। समय के साथ व्यापार के नियम बहुत विकसित हुए। GATT सिर्फ एक समझौता था, लेकिन जब दुनिया में व्यापार की जटिलताएं बढ़ने लगी तो एक मजबूत संस्था की जरूरत पड़ी और इसी जरूरत ने WTO को जन्म दिया। मतलब GATT का ही बदला हुआ रूप है ये WTO। बिल्कुल, व्यापार के नियमों को समय के साथ ढालना पड़ता है। समझ गया। और व्यापार से जुड़ा एक और बहुत ही दिलचस्प संगठन है ब्रिक्स। दिलचस्प इसलिए क्योंकि 2001 में एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिम ओ'नील। उन्होंने सिर्फ ब्रिक्स शब्द गाड़ा था। हाँ, वो बस एक विचार था उस समय। वही तो। और फिर 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर सच में ऐसे एक वास्तविक संगठन बना दिया। मतलब एक अर्थशास्त्री का विचार हकीकत बन गया। पहला सम्मेलन भी रूस के येकेतेरिनबर्ग में हुआ। इसका क्रमिक विकास देखना बहुत दिलचस्प है। देखो, 2009 में ये 4 देश थे, लेकिन 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी जुड़ गया। तभी ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। हाँ, और इसके बाद जो सबसे बड़ा कदम था वो 2014 में उठाया गया। ब्राजील के फोर्टलेजा में 6ठा सम्मेलन हो रहा था। स्रोत के अनुसार वहीं पर विकास बैंक बना था ना? बिल्कुल। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स विकास बैंक भी कहते हैं, उसकी स्थापना हुई। ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि ये देश अब अपनी वित्तीय संस्थाएं खुद खड़ी कर सकते हैं। ये तो सच में पुराने वित्तीय ढांचे को चुनौती देने वाली बात है। और ये संगठन लगातार आगे बढ़ रहा है। 17वां सम्मेलन 2025 में रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में और 18वां सम्मेलन 2026 में भारत में आयोजित होगा। इससे पता चलता है कि ये संगठन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहां व्यापार है वहां विवाद भी हैं और कभी-कभी ये विवाद मानवीय संकट में भी बदल जाते हैं। एकदम सही कहा आपने। और यहीं से हम अध्ययन के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जो है मानवीय प्रयास और कानून। जब भी मानवीय सहायता की बात होती है तो सबसे पहला नाम रेड क्रॉस का आता है। बिल्कुल। इसकी स्थापना 8 मई 1863 को हेनरी ड्यूनंट द्वारा जेनेवा में की गई थी और इसी कारण 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। रेड क्रॉस का जो मानवीय महत्व है वो बेजोड़ है कि इसे 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। हाँ, मैंने स्रोत में देखा था कि 1917, 1944 और 1963 में ये पुरस्कार मिला था। सोचो, ये वो साल हैं जब दुनिया भयंकर युद्धों से गुजर रही थी। ऐसे में निष्पक्ष होकर मानवीय मदद पहुंचाना बहुत बड़ी बात थी। वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष हैं वो मिर्जाना स्पोल जागरिक एगर हैं। और भारत के संदर्भ में भी इसके आंकड़े बहुत रोचक हैं।
भारत में रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुई थी और आज भारतीय समिति की जो अध्यक्ष हैं वो खुद हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका कितना सम्मान है। जी, लेकिन मानवीय सहायता के अलावा कानून और सुरक्षा भी तो जरूरी है। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध रोकना भी बहुत अहम है। हाँ, तो इसी से मुझे इंटरपोल याद आता है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के लियोन में है। फ्रांस में? हाँ, और इसके महासचिव वॉल्देसी उकिरजा हैं। इसके सदस्य देशों की संख्या 196 है और पलाऊ इसका 196वां सदस्य है। भारत भी इसमें शामिल है। मैंने ये भी पढ़ा कि इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। सही पढ़ा। इंटरपोल दुनिया भर की पुलिस के बीच तालमेल बैठाता है ताकि अपराधी एक देश से दूसरे देश भागकर ना बच सके। लेकिन अगर इंटरपोल पुलिस का काम करता है तो फिर नाटो क्या है? वो भी तो सुरक्षा के लिए ही है। दोनों में बुनियादी अंतर है। नाटो पुलिस नहीं है, वो एक विशुद्ध सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। अच्छा, तो ये सेनाओं का गुट है। हाँ, इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इसके जो महासचिव हैं वो मार्क रूटे हैं, जो पहले डच प्रधानमंत्री थे। नाटो का सिद्धांत ही सामूहिक रक्षा का है। मतलब एक पर हमला तो सब पर हमला। बिल्कुल। और इसमें आज 32 सदस्य देश हैं। हाल ही में स्वीडन इसका 32वां सदस्य बना है। स्वीडन जैसे देश का जुड़ना दिखाता है कि सैन्य गठबंधनों की जरूरत आज भी कितनी ज्यादा है। हाँ, सुरक्षा की चिंताएं तो हमेशा रहती हैं। सही बात है। अब तक हमने वैश्विक संगठनों की बात की, अब थोड़ा क्षेत्रीय शक्ति और विशिष्ट मंचों की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे प्रमुख यूरोपीय संघ नजर आता है। EU, जिसे हम कहते हैं। जी, EU। इसकी स्थापना 1993 में हुई और मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। लेकिन जनवरी 2020 में ब्रिटेन इससे अलग हो गया था, जिसे ब्रेक्जिट कहते हैं। तो अब इसमें 27 सदस्य बचे हैं। यूरोपीय संघ की सबसे खास बात है इसका आर्थिक एकीकरण। जनवरी 2002 में इन्होंने यूरो मुद्रा की शुरुआत की। मतलब इतने सारे देशों की एक ही मुद्रा? हाँ, और आज ये मुद्रा 20 देशों में चलती है। क्रोएशिया इसका 20वां सदस्य बना है। और इन 20 देशों को मिलकर यूरोजोन कहा जाता है। ये तो सच में बहुत गहरा एकीकरण है। लेकिन अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो हमारे यहाँ भी तो सार्क है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। जी, स्थापना 8 दिसंबर 1985 और मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में। इसमें 8 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। इसका पहला सम्मेलन भी तो 1985 में ही ढाका में हुआ था। जी, और इसके बाद एक और समूह आता है जो बहुत खास है, G7। इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस द्वारा की गई थी। इसके 7 सदस्य हैं, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। और ये समूह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का है। लेकिन एक समय था जब ये G8 हुआ करता था। हाँ, स्रोत में लिखा है कि 2014 में रूस के अलग होने से पहले ये G8 था। मतलब भू राजनीति कैसे संगठनों के आकार को बदल देती है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल, ये संगठन राजनीति से अछूते नहीं है। और इनके जो सम्मेलन होते हैं वो भी बहुत बड़े स्तर पर होते हैं। जैसे 50वां सम्मेलन जून 2024 में इटली के अपुलिया के फसानो में हुआ। और 51वां सम्मेलन? स्रोत के अनुसार 51वां सम्मेलन जून 2025 में कनायनिस्किस इटली में होगा और 52वां सम्मेलन 2026 में फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अब G20 की बात करते हैं। बिल्कुल। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। बिल्कुल सही। और ये 20 औद्योगिक और विकासशील देशों का संगठन है। मतलब इसमें 19 देश और पूरा यूरोपीय संघ शामिल है। तो जब हम इन 20 सदस्यों को देखते हैं तो लगता है कि दुनिया की लगभग पूरी आर्थिक ताकत यहीं मौजूद है ना? और दिलचस्प बात यह है कि इसका स्वरूप समय के साथ कैसे बदला है। स्थापना तो 1999 में हो गई थी, लेकिन तब ये मुख्य रूप से वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का मंच था। अच्छा, तो राष्ट्राध्यक्ष तब शामिल नहीं होते थे? नहीं, शुरुआत में नहीं। इसका पहला बड़ा सम्मेलन जिसमें देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए वो वर्ष 2008 में वॉशिंगटन में हुआ। 2008 यानी मंदी का दौर? बिल्कुल। 2008 का साल वो दौर था जब दुनिया एक भयानक आर्थिक मंदी से गुजर रही थी। ये सम्मेलन इस बात का प्रमाण था कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था डूबने लगती है तो कोई भी देश अकेले खुद को नहीं बचा सकता।
समाधान के लिए सबको एक मेज पर आना ही पड़ता है। एकदम सही। यानी संकट ने ही इस संगठन को इसका असली और ताकतवर रूप दिया। और इसके वर्तमान और आगामी सम्मेलनों का क्रम देखें तो 19वां सम्मेलन वर्ष 2024 में रियो डी जेनेरो में तय हुआ, जो कि ब्राजील में है। हाँ, इसके बाद 20वां सम्मेलन वर्ष 2025 में जोहान्सबर्ग में होना है, दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल। और फिर 21वां सम्मेलन वर्ष 2026 में यूएसए में आयोजित किया जाएगा। और क्षेत्रीय स्तर पर भी अगर हम देखें तो एक बहुत ही प्रभावशाली संगठन सामने आता है। आप आसियान की बात कर रही हैं? बिल्कुल, आसियान। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जकार्ता में है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। हाँ, और इसका एक आदर्श वाक्य है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। दक्षिण पूर्व एशिया दुनिया के सबसे विविधता भरे क्षेत्रों में से एक है। हाँ, वहाँ साम्यवादी सरकारें भी हैं और लोकतांत्रिक भी। सही कहा। इस विविधता के बावजूद एक साझा दृष्टिकोण बनाना अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन आसियान के बारे में स्रोत से जुड़ा एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं यहाँ साझा करना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, बताइए। वैसे तो इसके वर्तमान में 10 सदस्य हैं, लेकिन आसियान ने सैद्धांतिक रूप से तिमोर लेस्ते को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सहमति दे दी है। अरे वाह, तिमोर लेस्ते 11वां सदस्य, ये तो काफी अहम बदलाव है। हाँ, ये बताता है कि संगठन स्थिरता और विकास को कितनी गंभीरता से लेता है। नए सदस्यों के जुड़ने से हमेशा संगठन मजबूत होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर संगठन में हमेशा नए सदस्य जुड़ते ही रहें। कई बार रास्ते अलग भी होते हैं। आप ओपेक की तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल। ऊर्जा क्षेत्र का संगठन ओपेक, इसकी स्थापना वर्ष 1960 में इराक के बगदाद में हुई की, लेकिन मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। 1 जनवरी 2024 को अफ्रीकी देश अंगोला ने ओपेक से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। 1 जनवरी 2024 को? तो अब सदस्य कितने बचे? अंगोला के बाहर जाने के बाद अब ओपेक में केवल 12 सदस्य देश बचे हैं। सिर्फ 12? ये तो काफी बड़ा झटका रहा होगा। ओपेक हर देश के लिए तेल उत्पादन का कोटा तय करता है। अगर किसी देश को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा तेल बेचना हो और संगठन उसे रोके तो ऐसे टकराव होते ही हैं। हाँ, राष्ट्रीय हित हमेशा ऊपर होते हैं, और ऐसा ही कुछ राजनीतिक टकराव हमें अरब लीग में भी देखने को मिलता है। बिल्कुल, अरब लीग। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को मिस्र के काहिरा में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बिल्कुल अंतिम चरण में मध्य पूर्व के देश अपनी स्वतंत्र पहचान बना रहे थे। लेकिन इनकी एकता भी हमेशा बरकरार नहीं रही। सीरिया को वर्ष 2011 में इस लीग से निलंबित कर दिया गया था। हाँ, 2011 का अरब स्प्रिंग का दौर। सही कहा। और सीरिया के निलंबन के बाद वर्तमान में अरब लीग में 22 सदस्य देश शामिल हैं। ये साबित करता है कि संगठनों को कभी-कभी कड़े कूटनीतिक फैसले लेने पड़ते हैं। और जब हम कूटनीति की बात कर ही रहे हैं, तो जब दुनिया वास्तव में 2 एकदम विपरीत ध्रुवों में बट रही थी, तब एक संगठन ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम नाम कहते हैं। इसका ऐतिहासिक संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति देखिए। दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध में बट गई थी। बिल्कुल। एक तरफ पूंजीवादी तो दूसरी तरफ साम्यवादी, और दोनों महाशक्तियां छोटे देशों को अपने गुट में खींच रही थी। सही कहा। तो इस राजनीति और गुटबाजी से दूर रहना ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और इसका पहला सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। आज ये आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका है। वर्तमान में इसके 120 देश सदस्य हैं, और मैंने एक दिलचस्प नियम भी पढ़ा था इसके बारे में। कौन सा नियम? इसमें जिस देश में सम्मेलन होता है, अच्छा, वही देश उसकी अध्यक्षता करता है। हाँ, इसका कोई स्थायी वीटो पावर वाला ढांचा नहीं है। यही समानता इसकी ताकत है। 120 देशों का समूह कोई छोटी ताकत नहीं होती। बिल्कुल नहीं। और जब ये ताकत अर्थव्यवस्था में लगती है, तो एशियाई विकास बैंक जैसे संगठन सामने आते हैं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, और मुख्यालय मनीला में है। मनीला में, जी। इसके वर्तमान अध्यक्ष मासातो कांडा हैं, जो 24 फरवरी 2025 से ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो ये है कि स्थापना के समय इसके सदस्य मात्र 31 थे, और अब सदस्य संख्या 31 से बढ़कर 69 हो गई है। इसका 69वां सदस्य इजराइल है। इजराइल का शामिल होना ये स्पष्ट करता है कि अब विकास केवल महाद्वीपों की सीमाओं तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया की पूंजी एशिया की तरफ आ रही है। ये एक आर्थिक पुल है,
और जोड़ने की इसी बात पर राष्ट्रमंडल का जिक्र करना भी जरूरी है। कॉमनवेल्थ। जी, ये 1931 में स्थापित हुआ था और मुख्यालय लंदन में है। और ये समझना जरूरी है कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व गुलाम देशों का संगठन है। आज इसमें 56 सदस्य देश हैं और भारतवर्ष 1949 में इसका सदस्य बना। उस समय ये फैसला बहुतों को हैरान कर सकता था कि एक नया स्वतंत्र देश वापस उसी क्लब में क्यों जा रहा है। लेकिन ये अधीनता स्वीकार करना नहीं था, ये एक समान मंच पर बराबरी के दर्जे के साथ बैठने का फैसला था। भारत की सोच बहुत दूरदर्शी थी। बिल्कुल। और दूरदर्शिता की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण संगठन जैसे WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। हाँ, WHO का काम ही पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर करना है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसके 194 सदस्य हैं। 194 सदस्य। लेकिन मैंने स्रोत में एक बेहद रोचक तथ्य पकड़ा यहाँ। अच्छा, क्या है वो? देखिए, WHO की स्थापना अप्रैल 1948 में हुई, लेकिन स्रोत के अनुसार भारत 12 जनवरी 1948 को ही इसका सदस्य बन गया था। अरे हाँ, मतलब संगठन के औपचारिक रूप से शुरू होने से 3 महीने पहले ही। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। भारत ने रैटिफिकेशन की प्रक्रिया जनवरी में ही पूरी कर ली की, जबकि संगठन को लागू होने के लिए आवश्यक देशों की संख्या अप्रैल में जाकर पूरी हुई। ये तो सच में कमाल है। और स्वास्थ्य के ही मोर्चे पर यूनिसेफ भी है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है जी। और इसके गठन में पोलैंड के एक चिकित्सक लुडविग रॉशमन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। लुडविग रॉशमन। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका जो आपूर्ति विभाग है यानी सप्लाई डिपार्टमेंट, वो न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि कोपेनहेगन में स्थित है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में? बिल्कुल, ताकि दुनिया भर में राहत सामग्री तेजी से पहुंचाई जा सके। ये बहुत ही व्यावहारिक सोच है और ऐसी ही सोच UNIDO में भी दिखती है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी और मुख्यालय वियना में। और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 4 अक्टूबर 2024 तक इसमें 173 सदस्य देश शामिल हैं। 173। और इसका मुख्य उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, पर्यावरण स्थिरता के साथ औद्योगिक विकास। यानी कारखाने भी चाहिए और साफ हवा भी। सही कहा, विकास जरूरी है, लेकिन अपनी ऐतिहासिक विरासतों को बचाना भी उतना ही जरूरी है। और ये काम करता है यूनेस्को, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को पेरिस में हुई थी। वर्तमान में इसके 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं। और जब विश्व धरोहर स्थलों की बात आती है तो भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है? बहुत ही शानदार। आज भारत में 44 विश्व धरोहर स्थल हैं। वर्षों को देखें तो वर्ष 2023 में शांति निकेतन और होयसल के मंदिरों को शामिल किया गया। वर्ष 2024 में मोइदम अहोम को शामिल किया गया और अब वर्ष 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य को भी इस वैश्विक सूची में जगह मिल गई है। ये बहुत गर्व की बात है, लेकिन अगर हम इसे वैश्विक नजरिए से देखें तो इटली 61 स्थलों के साथ दुनिया में पहले स्थान पर है। 61 स्थल? हाँ, और चीन 60 स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो वर्ष 2025 तक विश्व में कुल 1248 धरोहर स्थल दर्ज हो चुके हैं। 1248 धरोहर स्थल, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम UNEP भी कहते हैं। हाँ, UNEP। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। 5 जून 1972? इसकी शुरुआत असल में हुई कैसे थी? मतलब कोई खास घटना थी इसके पीछे? हाँ, बिल्कुल। स्वीडन के स्टॉकहोम में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन के बाद मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा इस संगठन को स्थापित किया गया था। अच्छा, मॉरिस स्ट्रॉन्ग। मैंने पढ़ा है कि उनका विजन बहुत स्पष्ट था पर्यावरण को लेकर। एकदम सही। और उन्होंने ही इसे आकार दिया। अब अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो वो नैरोबी में है। नैरोबी मतलब केन्या में? जी, केन्या में। और आपको ये जानकर हैरानी होगी
कि वर्तमान में इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193? ये तो सच में आश्चर्य की बात है कि इतने सारे देश, मतलब लगभग पूरी दुनिया ही एक साथ मिलकर पर्यावरण के लिए काम कर रही है। यही तो बहुपक्षीय कूटनीति की ताकत है। जब 193 देश एक मंच पर आते हैं तो वो सिर्फ चर्चा नहीं करते बल्कि वैश्विक नीतियां बनाते हैं। बिल्कुल। और नैरोबी को चुनना भी शायद ग्लोबल साउथ को एक कूटनीतिक संदेश देने जैसा रहा होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब पर्यावरण से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भू राजनीति और सुरक्षा की बात करते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के बारे में सुना है आपने? जी, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO, ये तो यूरेशियन क्षेत्र में बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। हाँ, ये एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्य काम यूरेशियन क्षेत्र में राजनैतिक, आर्थिक और सुरक्षा मामलों को संभालना है। इसका मुख्य उद्देश्य शांति और स्थिरता बनाए रखना है ना? बिल्कुल, शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। 15 जून 2001? जी। लेकिन देखिए, कूटनीतिक प्रक्रियाएं तुरंत नहीं होती। इसके चार्टर पर हस्ताक्षर 2002 में हुए थे। अच्छा, 2002 में हस्ताक्षर हुए। और फिर अगले साल यानी 2003 में ये चार्टर पूरी तरह से लागू हो गया। समझ गया। और इसका मुख्यालय चीन में है ना, बीजिंग में? हाँ, मुख्यालय बीजिंग में है और इसकी आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी है। रूसी और चीनी, ये स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में रूस और चीन के प्रभाव को दिखाता है। और इसके सदस्य देश कितने हैं अभी? वर्तमान में इसके सदस्य देशों की कुल संख्या 10 हो गई है। चलिए मिलकर इन 10 देशों के नाम गिनते हैं। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत करते हैं। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और फिर भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हुए थे। बिल्कुल। और हाल ही में ईरान भी जुड़ा है। तो ये 9 हो गए। तो फिर 10वां देश कौन सा है? 10वां देश बेलारूस है। बेलारूस के जुड़ने के बाद ही ये संख्या 10 हुई है। बेलारूस, ये तो बहुत बड़ा विस्तार है, यूरोप की सीमाओं से लेकर एशिया तक। एकदम सही। अब राजनीति और सुरक्षा से थोड़ा बाहर निकलते हैं। आपने क्रिकेट के बारे में तो सुना ही होगा। अरे, क्रिकेट तो मेरी बहुत बड़ी दिलचस्पी का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। ICC क्रिकेट की वैश्विक शासी संस्था है। इसका इतिहास बहुत रोचक है। मैंने इसके बारे में कुछ अतिरिक्त तथ्य पढ़े थे। इसका नाम कई बार बदला गया है ना? हाँ, बिल्कुल बदला गया है। जब 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका नाम ICC नहीं था। 15 जून 1909, तब इसे क्या कहा जाता था? तब इसे इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में स्थापित किया गया था। इंपीरियल, यह शब्द ही औपनिवेशिक काल की याद दिलाता है। बिल्कुल। लेकिन फिर जैसे जैसे खेल का विस्तार हुआ, 1965 में इसका नाम बदल दिया गया। 1965 में? तब यह इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बन गया था। सही कहा। और फिर इसके वर्तमान नाम की बारी आई। 1989 में इसका नाम रखा गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे आज हम ICC कहते हैं। 1989 में। ये सफर सच में बहुत दिलचस्प है। इंपीरियल से लेके एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद तक। और इसका मुख्यालय आज दुबई में है, जो UAE में है। हाँ, दुबई। ये वाणिज्यिक और भौगोलिक नजरिए से बहुत सुलभ जगह है। और नेतृत्व की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष जय शाह है ना? जी बिल्कुल। और उन्होंने ये जिम्मेदारी 1 दिसंबर 2024 से संभाली है। 1 दिसंबर 2024। ये दर्शाता है कि क्रिकेट का शक्ति केंद्र अब पूरी तरह से दक्षिण एशिया में है। बिल्कुल सही। तो हमने पर्यावरण, सुरक्षा और खेल देख लिए। अब चलिए विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठनों और उनके मुख्यालयों पर एक त्वरित चर्चा करते हैं, एक रैपिड फायर शैली में। ये बहुत बढ़िया रहेगा। आप संगठन का नाम बताइए और हम उनके मुख्यालयों को डिकोड करेंगे। ठीक है। यूरोपीय संसद। यूरोपियन संसद स्ट्रासबर्ग में है, जो फ्रांस में है। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA। यह वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी। बहुत अच्छे। अफ्रीकी एकता संगठन, जिसे वर्तमान में अफ्रीकी यूनियन कहा जाता है। ये इथोपिया में है, अदिस अबाबा शहर में। एकदम सही। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी IOC। खेलों की राजनीति को तटस्थ रखने के लिए ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। सही कहा।
और विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, जिसे हम WWF कहते हैं। ये भी स्विट्जरलैंड में ही है, ग्लैंड शहर में। बिल्कुल। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अरे ये तो भारत में है, गुरुग्राम में। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में इतना बड़ा वैश्विक नेतृत्व कर रहा है। ये सच में एक बड़ी उपलब्धि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओशन कमीशन यानी IOC, ये मॉरिशस में है, पोर्ट लुइस में। एमनेस्टी इंटरनेशनल और विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद, ये दोनों ही यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित हैं। बिल्कुल सही। विश्व आर्थिक मंच, ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा के पास कोलोग्नी में है। और आखिरी विश्व सीमा शुल्क संगठन। ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। बहुत बढ़िया। आपने तो सभी मुख्यालयों की भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छे से याद कर लिया है। ये रैपिड फायर तरीका वाकई बहुत कारगर है। अब अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। वो क्या? ये कि ये सभी संगठन दुनिया को सुचारू रूप से चलाने में कितने महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, पर्यावरण की रक्षा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। बिल्कुल, ये ज्ञान हमें ये दिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक जगह लिया गया फैसला पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। इसी अंतर संबंध को समझना ही हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो आज हमने देखा विश्व के प्रमुख संगठन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार।